नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सारे विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए हम अपने आज के महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का ये जो सेशन है वो है इतिहास विषय को लेकर, हिस्ट्री विषय को लेकर। जी हाँ, बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे कि सर आपकी क्लासेस आने वाली हैं। वो क्लासेस कैसी होंगी उनकी मैं आज आपको रूपरेखा समझाऊंगा। ये भी बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपनी तैयारी को अच्छे से पूरा कर पाएंगे, आप किस प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊँगा और आप समझेंगे सारे विषय को। और इतिहास जैसे विषय को, जो कि अक्सर कई विषय बच्चों के मन में रहता है कि सर हमें आज भी थोड़ी समस्याएँ हो रही हैं, आंसर राइटिंग जैसे अच्छे से नहीं मिल पा रही है, तो उनके लिए भी समाधान मिल जाएगा। साथ में एंड ऑफ द क्लासेस आप देखेंगे कि आपके पास इतना यूनिक डेटा आ गया है, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपके पास आ चुके हैं। जी हाँ, आपको इस आधार पर ये चीज़ें सारी मिल जाएँगी कि इतिहास जैसे विषय को कितनी आसानी से पढ़ा भी जा सकता है। यकीन मानिए आपको मजा भी आएगा। चलिए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और हमारा जो सेशन है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव को लेकर। लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आप ये सीखेंगे, मतलब पढ़ने का उद्देश्य क्या है, कि इतिहास को कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, ये सब आपको जानने को आज मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमेशा बेसिक टू बेस्ट की। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ पृष्ठभूमि। आपको समझना है सबसे पहले 2 मिनट में आपका सिलेबस। फटाफट तैयार हो जाइए सिलेबस को समझने के लिए। तो देखिए सिलेबस की बात करते हैं तो ये आपका सिलेबस जो कि हिंदी मीडियम में अटैच है, 2024 से प्रभावशील है। आपको पता है नया सिलेबस 2024 से बदल गया है पीएससी का। इसके अंतर्गत पहली ही यूनिट जब आप देखेंगे तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात हो रही है, भारत के इतिहास की बात हो रही है, जिसके अंतर्गत संकल्पना और विचार के अंतर्गत आप यहाँ पर मतलब एक तरीके से प्री हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर देख पाएंगे कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद क्या होते हैं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ, षड दर्शन क्या होते हैं, स्मृतियां, ऋत सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व और तीर्थंकर। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये कोई बड़े टॉपिक नहीं है, इसके पहले भी पीएससी में थे। बस पीएससी ने इस बार क्या करा, इन टॉपिक्स को थोड़ा सा सेपरेट कर दिया। पहले ये सारे टॉपिक आपको लिखे नहीं रहते थे, प्राचीन भारत लिख देता था वो, बाकी सारे शब्द छुपा देता था। उसने अब इन शब्द को स्पेसिफिक कर दिया, खोल दिया है, और कुछ बड़ा नहीं करा है। बस पढ़ने की थोड़ा सा दृष्टिकोण में बदलाव लाना है, बाकी सारी चीजें यथावत हैं जो पहले थी हिस्ट्री। उसके बाद प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में बात हो जाती है। तो प्राचीन से लेकर मध्यकालीन इतिहास कैसा है, क्या कैसा था, क्या विशेष घटनाएं हुई, प्रशासन कैसा था, समाज कैसा था, उस समय की आर्थिक व्यवस्थाएं जो है कैसी थी, इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट को अभी ओपन करूंगा मैं, उसको भी देखना इन सारे। सांस्कृतिक विरासत में कला हो गया, प्रारूप हो गया, साहित्य हो गया, पर्व हो गया, उत्सव, इन पर भी चर्चा होगी। 19वीं एवं 20वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधार जो आंदोलन हुए थे, कौन कौन इसके नेता थे, किन्होंने इसको आगे बढ़ाया, किन्होंने अपने विचार दिए। उसके बाद में जो है स्वतंत्रता का संघर्ष, कैसे हमें आजादी मिली, किन किन लोगों का योगदान रहा, और कैसे आगे पृष्ठभूमि तैयार हुई। इसके बाद भारत का एकीकरण जो है और पुनर्गठन, इसको भी मैं कम शब्दों में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। यही सिलेबस का जो है इंग्लिश वर्जन है बच्चों, जो अभी मैंने हिंदी में करा। ये प्री का ही है, आपको मैं बता दूं ये किसका है, प्री का है, तो आपको चिंता नहीं करना है, जैसा इंग्लिश में है वैसे ही। अब देखो यहाँ से आपको थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाएगा। ये रहेगा आपका मेंस का सिलेबस। किसका सिलेबस? मेंस का। तो मेंस का जो सिलेबस है ये भी आपको समझना है कि जो है कैसे कैसे क्या चीजें रहने वाली हैं मेंस में। तो मेंस में ये जीएस फर्स्ट का हिस्सा है। जो आपको हिस्ट्री पढ़ना है वो है जीएस फर्स्ट में। किसमें आएगा? जीएस फर्स्ट में आएगा, पहले पेपर में ही आ जाता है। पहला पेपर 2 भागों में बटा होगा, खंड आ और खंड ब, मतलब पार्ट ए पार्ट बी। पहला इतिहास का है जो अपने को पढ़ना है, ये लगभग 150 नंबर मीन्स में आता है। कितने नंबर का है? 150 में, और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा स्कोरिंग है। बाकी ये डिटेल्स मैं आपको दे चुका हूँ 6 सब्जेक्ट की सारी। आगे बढ़ते हैं। अब मेंस में भी जो पैटर्न रहेगा, प्रश्नों की प्रकृति रहेगी, उस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है समान अध्ययन, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र एवं तृतीय प्रश्न पत्र। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा जो पेपर है ना प्यारे बच्चों, ये आपका इनमें 2 खंड होंगे, ऐसे आप समझ लो एक तरीके से। इनमें 2 खंड होंगे, आ और बा। हिंदी और अंग्रेजी में इनको आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी अपने अनुसार भाषा का चयन करेंगे आप। कोई एक भाषा जरूर याद रखना, कि ऐसा नहीं कि हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख रहा हो, ऐसा नहीं, कोई एक लिखेंगे। अब प्रश्नों का स्वरूप समझिए। इसमें एक अति लघुत्तरी का पैटर्न होगा,
एक लघुत्तरी का, एक दीर्घोत्तरी का। ध्यान से सुनना थोड़ा आराम से। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पार्ट ए में भी इतने सेक्शन है और पार्ट बी में भी यही 3 सेक्शन है, तो टोटल 3 और 3 6 सब सेक्शन हो गए, ऐसे समझ लो एक पार्ट में। मतलब एक पार्ट में 3, एक पार्ट में 3, तो टोटल 2 हो गए, मतलब 6 आपके, ऐसे समझ लो। अब इतिहास में आपको जो पहला पोर्शन है उसमें देखिए पहला 2 मार्कर प्रश्न आएंगे, ये होंगे इनकी संख्या 15। प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस आधार पर इनकी जो शब्द सीमा तय करी गई है वो लगभग आपकी 20 शब्द, मतलब 8, एक एवरेज मान के चलें तो 8 लाइन आ जाती हैं प्यारे, मतलब 8 शब्द आ जाते हैं एक लाइन में, तो 8 तेरी 24, एक मोटे तौर पे 2.5 से 3 लाइन आपको लगभग लिखने के लिए मिल जाएंगी। पूर्णांक मतलब प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का है, तो 15 इंटू 2 करोगे तो इस तरीके से 30, मतलब अति लघुत्तरी प्रश्न 30 नंबर के आएंगे, 15 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और इसमें अधिकतम शब्द जो है आपको शब्द है 20। उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न आते हैं, शॉर्ट आंसर्स आते हैं प्यारे बच्चों। तो शॉर्ट आंसर्स ये आएंगे 10, प्रत्येक प्रश्न होगा 7 नंबर का और अधिकतम शब्द सीमा होगी 60। उसके बाद में टोटल नंबर मिलेंगे यहाँ पर, जो इनके टोटल हैं वो हैं आपके 70। और फिर आएगा दीर्घोत्तरी प्रश्न, लॉन्ग आंसर्स की बात होती है, ये कुल 5 प्रश्न आएंगे बच्चों। प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होने वाला है और प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा है 200 शब्द। और इस तरीके से ये हो जाएगा सेक्शन 50 का 10 इंटू 5, इस तरीके से 10 इंटू 7 और 15 इंटू 2, इस तरीके से 30 प्रश्न होंगे और 150 नंबर के होने वाले। यूनिट कुल 5 होती हैं एक सेक्शन में, यदि आप देखेंगे इस इतिहास में 5 यूनिट्स आपको मोटे तौर पे मिल जाती हैं। सारे सब सेक्शन ऐसे ही डिवाइड हैं, ए मतलब ए और बी ऐसे करके, तो आपको एक यूनिट से मान लें लगभग 6 आपको मिल सकते हैं प्रश्न, ऐसी संभावना बनती है, हालांकि इसमें वेरिएशन होते हुए दिखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको इकाई 1 और इकाई 3 इसलिए लिखी है कि इसमें लगभग ऐतिहासिक दृष्टिकोण समान समन्वित है, या लगभग इतने में आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वो है, समझ गए बात को। तो ये नहीं सोचना है कि सर ये कम है, मैं बोलूंगा इससे पूरी हिस्ट्री कवर है और मैं आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, यकीन मानिए, रिलैक्स रहना। मैंने आपको कई बार बोला है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। तो भारतीय इतिहास देखिए, भारत का राजनीतिक इतिहास मतलब राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये सब समझना है आपको कब, हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक का, समझ गए बात को। 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भी यही समझना है। फिर आपका सल्तनत और मुगल शासक और उनका प्रशासन इत्यादि को समझना। अभी इन्हीं पॉइंट्स को मैंने एक एक बड़े आराम से खोल दिए, उनको देखना और मजा आएगा तुमको, थोड़ा सा शब्द और। इकाई 3 यूनिट 3 में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, समाज पर प्रभाव इत्यादि को पढ़ना है। ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक और जन विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम की बात होती है, भारतीय पुनर्जागरण की बात हो गई, और मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, ये भी थोड़ा सा आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। यदि मैं बात करूं तो यही इंग्लिश पोर्शन है, तो ये अब आपको मैं बता चुका हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों लगा है। अब देखो मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक्चुअल में आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। देखिए सबसे पहले मैं आपसे बोलूं प्यारे बच्चों कि मैं आपकी जो तैयारी करवाने वाला हूं ना, ये मेरे ओरिजिनल नोट से आपको पढ़ने को मिलेंगे। इनके फायदे क्या हैं, मैंने आपको जो है फ्री मेंटरशिप और करियर गाइडेंस प्रोग्राम में बता चुके हैं कि मैं अपने नोट से सब सारी चीजें पढ़ाऊंगा, तो आपकी ये 4 वर्षों की मेहनत बच जाएगी। मतलब इन सारे फैक्ट्स को एक जगह लाना इतना आसान नहीं है, आपको समय लगता है, और यकीन मानिए कोई भी टीचर अपने ओरिजिनल नोट्स बच्चों को कभी नहीं देता। मैं पहली बार ये क्रांतिकारी परिवर्तन करने का प्रयास कर रहा हूँ कि डायरेक्ट बच्चों को अपने नोट्स दे रहा हूँ, उन्हीं नोट्स से मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। तो पहला सबसे पॉइंट समझिए कि क्या पढ़ना है, उसको समझिए कि जो यदि आप देखेंगे तो इस पे आप पाएंगे कि हम संपूर्ण इतिहास को जो है प्रश्नोत्तर फॉर्म में पढ़ेंगे। मतलब मैंने सारी यूनिट्स को क्या करा है, प्रश्नोत्तर फॉर्म में डिवाइड कर दिया। ये कोई नहीं कर पाता, पर मैंने करा है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रखी है, चिंता ना करें। मतलब आपका टॉपिक कवर होगा, टॉपिक में प्री मेंस दोनों एक जगह कवर हो जाएंगे, और इंटरव्यू तक भी आपको सारा गाइडेंस मिल जाएगा इन्हीं टॉपिक, मतलब यदि इन सब्जेक्ट से प्रश्न इंटरव्यू में कोई से बनते हैं तो ये हो गई बात। अब देखिए यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 इस तरीके से मैंने आपको इसमें डिवाइड कर रखा है। कितनी यूनिट मैंने बना रखी है पढ़ाने के लिए, आपको टोटल 3 मेजर यूनिट हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं इस बात को। अब आगे देखो, यूनिट 1 में क्या पढ़ोगे आप, हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक। जी हाँ, मैं यही आपको पढ़ाने की बात कर रहा था कि मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसी को ही प्राचीन इतिहास कहा जाता है, या प्राचीन भारतीय इतिहास का दर्जा इसको दिया जाएगा। क्या क्या टॉपिक पढ़ोगे वो भी देख लो फटाक से। देखो इसमें आप क्या पढ़ोगे, प्राचीन भारतीय इतिहास में मुझसे आप पढ़ोगे सिंधु सभ्यता,
उसके बाद में वैदिक काल, धार्मिक आंदोलन, विदेशी आक्रमण, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल क्या है, उसमें क्या-क्या हुआ, गुप्त साम्राज्य, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, गुप्तोत्तर काल से भी प्रश्न बनते हैं और पूर्व मध्य काल। तो इस तरीके से ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, यकीन मानिए। बिल्कुल एक-एक टॉपिक में अभी इनके सब खोल के अभी आपको एग्ज़ाम्पल्स भी दूँगा कि क्या पढ़ना है। प्राचीन इतिहास में समझ गए हो तो आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपसे वापस आ रहा हूँ यूनिट 2 पर कि यूनिट 2 में मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा। तो आप देखो 11वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक, सेंचुरी तक जो है आपको सब जानने को मिलेगा। इसे मैं बोलता हूँ मध्यकालीन भारतीय इतिहास। क्या बोला गया है, या इसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आप क्या पढ़ने वाले हैं मुझसे देखिए। आप अरब और तुर्की आक्रमणों को जानेंगे, भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना, उसके बाद गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ये सारे वंश आपको पढ़ाए जाएंगे। सल्तनत कालीन प्रशासन पढ़ाया जाएगा, सल्तनत कालीन संस्कृति, समाज और प्रशासन पढ़ाया जाएगा, क्षेत्रीय राज्यों का उदय ये पढ़ाया जाएगा, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, अकबर, अकबर के बाद के मुगल, मुगल कालीन प्रशासन और मराठा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी। समझ गए बात को। तो थोड़ा फास्ट हो रहा है, चिंता मत करो, क्योंकि अपने को टॉपिक पढ़ना भी है। इसलिए मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेबस बताते रह जाऊँ, एक वीडियो में सिलेबस निकाल दूँ, ये नहीं करता मैं कभी। समझ गए बात को। तो सिलेबस इतना समझ में आया। वापस चलो फिर से देखो यूनिट 3 क्या बात हो रही है। 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक की बात हो रही है, मतलब इसके संदर्भ में। तो इसी को ही आधुनिक भारतीय इतिहास की संज्ञा दी जाती है। मॉडर्न जो है इंडियन हिस्ट्री के बारे में चर्चा होगी। इसमें क्या पढ़ोगे देखो, मुगलों के बाद कौन आएंगे, परवर्ती मुगल या उत्तरकालीन मुगल, मतलब मुगलों के बाद जो राजा हुए उनकी क्या स्थिति रही, उनके मतलब अग्रज कैसे क्या रहे। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन पढ़ेंगे, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, भारत ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव समझना है आपको। भारतीयों ने क्या प्रतिक्रिया दी इस साम्राज्य के प्रति, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति। 1857 का विद्रोह बिल्कुल प्री मेंस में प्रश्न बनता है। भारतीय पुनर्जागरण, सामाजिक धार्मिक सुधार, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, ये आपको जेन्युइन तरीके से मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा, मतलब अपने पर्सनल नोट्स के माध्यम से पढ़ाऊंगा। आप यकीन माने, बस आपको, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ इकोनॉमिक्स में, आपको हिस्ट्री में भी कुछ नहीं करना है बच्चों, कोई सी बुक नहीं खरीदने जाना है, कोई चिंताएं नहीं करनी है, सिर्फ मेरे कोर्स को परचेज कर लेना है। इसमें आपको क्या करना है, एक स्पाइरल कॉपी बस खरीद लेना, 80 से 100 रुपए की आएगी, या मोटे तौर पे 2 कॉपियां लग सकती हैं, क्योंकि हिस्ट्री एक लेंथी सब्जेक्ट होगा। तो इसमें आपके लिए एक तो कॉम्बो बैच मैंने लॉन्च कर दिया है। कौन सा बैच, कॉम्बो बैच। ये कॉम्बो बैच जो है आपका 4,999 रुपए के समथिंग जो है रहने वाला है। अभी मैं इसमें और फाइनल आपको बता दूंगा कि कितना अपन बेहतर कर सकते हैं इसको। इसमें देखो, उद्यमिता केवल मेंस पढ़ाई जाएगी, अर्थशास्त्र प्री और मेंस पढ़ाया जाएगा, और इतिहास भी प्री और मेंस। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, आप मेरे साथ लाइव भी देख सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि सर हम नहीं देख पाए तो आप रिकॉर्डेड देख लो। एक चीज मैं नोट बोल दे रहा हूँ कि उद्यमिता और अर्थशास्त्र बाइलिंगुअल रहेगा, उसको ध्यान से सुनना। हिस्ट्री में थोड़ा सा आपको, वैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्री और मेंस कैसे आप पढ़ेंगे। बाइलिंगुअल ऑलमोस्ट ये भी रहेगी, पर कुछ विषयों में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उस पर समय लगता है। तो उसको छोड़कर बाकी आप जो है यहाँ पर इसको कर लेंगे। यदि आप मान के चलें कि इंडिविजुअल भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं कि नहीं सर हम सिर्फ अर्थशास्त्र पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी पढ़ लें, या आप उद्यमिता पढ़ लें, यदि उद्यमिता आपको पढ़ना है। इसके लिए मैंने फीस रखी है बच्चों 1999, मतलब 1999 रुपए ये फीस रखी है। अर्थशास्त्र प्री और मेंस इसमें पढ़ा दूंगा मैं आपको, और मेंस जो है उद्यमिता ये भी लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। पर ये दोनों जो है नोट आपको ध्यान देना, ये दोनों सब्जेक्ट बाइलिंगुअल है। ये दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। समझ गए बात को। अब मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों, जो आपको मैं अपने नोट से एग्जैक्टली पढ़ाने वाला हूँ। अब अपनी नजरें स्क्रीन पर रखें और ध्यान से सारी चीजों को पढ़ते चलें। समझ गए बात को। यही आपको लिखना है, यही मैं आपको ओरिजिनल नोट्स शेयर करूंगा क्लास में, लाइव क्लास में, एप्लीकेशन पर होंगी सारी क्लासेस। समझ गए बात को। और आप सिर्फ पहले दिन से ही, डे फर्स्ट से ही लिखना शुरू कर देंगे, समझना शुरू कर देंगे और रिवीजन कर देंगे। यकीन मानिए आने वाले समय में आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट से डर लगना खत्म हो जाएगा, और बड़े व्यवहारिक एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझाऊंगा, मजा आएगा ड्यूरिंग द क्लास। सबसे पहला प्रश्न देखिए, मैंने बोला कि सब प्रश्नोत्तर फॉर्म में बना रखा है। तो पहला प्रश्न, फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास के पिता किसे कहा जाएगा। तो आप इस पर पहला जवाब है देखिए, हेरोडोटस, जो कि यूनानी लेखक है। आगे इन हेरोडोटस की जो पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिका। उस पुस्तक का नाम क्या है बच्चों, हिस्टोरिका।
क्यों कहा गया देखो, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग अपनी इस बुक में करा था, इसलिए जो है इनको एक तरीके से इतिहास का जन्मदाता या इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही वास्तविक इतिहास लेखन की नींव डाली थी बच्चों, याद रखना, इसलिए इनको जो है इतिहास का जन्मदाता या पिता भी कहा गया। किसने कहा ये भी मैंने मेंशन कर दिया है, आपसे आगे चल के एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के पूछे कि किसने कहा, तो आप बोलेंगे रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता या जन्मदाता। तो देखिए सारी बातें समाहित हैं कि नहीं है। अब ये प्रश्न ज्यादा से ज्यादा 2 मार्कर में आएगा या प्री में आएगा, तो क्या नहीं कर पाओगे मुझे बताओ, कर लोगे ना। अब रिवाइज करना तुम्हारा काम, और अब बुकों को उठा के देखो, ये सारी चीजें एक जगह जल्दी नहीं मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, चलो खैर कितने मिल जाएंगे, तो अभी और भी बहुत कुछ है, एक छोटा सा प्रश्न नहीं है। प्रश्न दूसरा, ये प्रश्न प्री में आ चुका है बच्चों, भारतीय पुरातत्व के जनक और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना, 2 प्रश्न है इसमें कहीं ना कहीं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई की स्थापना हो रही है 1861 में। वर्ष कब हो रही है? 1861 में। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय पूछेगा तो आप बोलना नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। जनक कौन है? कनिंघम इसके जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? कनिंघम को इसका जनक, एएसआई का जनक किसको माना जाएगा? कनिंघम को। एएसआई के पहले महानिदेशक कौन हो गए? कनिंघम हो गए। कौन हो गए? कनिंघम। इनके ही मार्गदर्शन में बहुत सारी साइट्स का मतलब इतना एक तरीके से उनका उत्खनन किया गया है, खोज करी गई है। समझ गए बात को? इतिहास से संबंधित जो साइट्स है ना, आप पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे भी अपन। एएसआई के पहले भारतीय निदेशक यदि आपसे पूछे तो आप बताना राय बहादुर दयाराम साहनी। क्या बताएंगे आप? राय बहादुर दयाराम साहनी, या साहनी भी लिखा आ सकता है, दयाराम साहनी भी लिखा है, तो परेशान मत होना। तो ऐसे अब 2 प्रश्न हो गए, कर लोगे कि नहीं करोगे बताओ? इस तरीके से ये भी आपका प्री में आएगा, या तो आपका 2 मार्कर में आएगा। इससे ज्यादा ये प्रश्न आपका नहीं बनने वाला। इतना कर लेंगे कि नहीं करेंगे? आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब देखिए, भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कुछ संवतों की चर्चा हमेशा हुई है, तो मैंने उनका ही संक्षिप्त वर्णन याद कराने के लिए आपको रख दिया। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्णन आता है वो आता है आपका प्यारे बच्चों विक्रम संवत। क्या आता है? विक्रम संवत। तो विक्रम संवत आपसे पूछा जाए तो आप बताना, सबसे पहला पॉइंट लिखना कि ये शुरू हुआ 57 बीसी या ईसा पूर्व में। किसने शुरू करा? तो आप बता देना चंद्रगुप्त द्वितीय, या इसी को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना गया है। उसके बाद में विशेष रिमार्क क्या लगाया हमने? देखो, उज्जैनी में शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो है विक्रम संवत इसके द्वारा शुरू करा गया था। पॉइंट याद रहेगा, कर लोगे। तो ये आपको 2 मार्कर में आए तो अच्छे से लिख लेना, 3 में आए तो अच्छे से लिख लेना, इतना तो कर लोगे। ईसवी संवत की भी जो है सन की जो है चर्चा होती है प्यारे बच्चों, ईसवी सन की कई बार चर्चा होती है, तो ईसवी सन को भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। ईसवी सन के संदर्भ में आपसे पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, ईसा मसीह के जन्म से जुड़े होने के कारण इसे ईसवी सन कहा जाता है। कई बार अभी आप डेट्स पढ़ते हैं, आधे बच्चों को एडी नहीं पता, बीसी नहीं पता। समझ गए बात को? क्यों कहते हैं इस बात को समझ। जब यीशु का जन्म हुआ तो उस जन्म को प्रथम शताब्दी माना गया। यीशु का जब जन्म हो रहा है उसको क्या माना गया? प्रथम शताब्दी। तो इसके पूर्व का जो समय माना जाता है, एक रेफरेंस ले लिया गया, ऐसे मान लो इसके पूर्व के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। शॉर्ट में इंग्लिश में जो है वो लिखा होगा बीसी, लिखा होगा बिफोर क्राइस्ट करके लिखा होता है आई थिंक। और यदि इसी को आप नई एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो ये लिखा होगा बिफोर कॉमन इरा मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी यदि आप देखोगे तो वहां पर लिखा होगा बिफोर कॉमन इरा। आगे बात करता हूं नेक्स्ट प्रश्न पे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब इसी के बाद का समय, मतलब यीशु के जन्म के बाद का जो समय है ना, इसको कहा जाता है एनो डोमिनी, दैट इज एडी लिखा रहेगा, हिंदी में हम बोलते हैं इसको ईस्वी। अब नई बुकों में ये कॉमन एरा के नाम से, सीई के नाम से जो है पब्लिश होता है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, अब आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, देखो स्टार लगा के रखे हैं मैंने, जिन प्रश्नों को आपको अच्छे से कराना है। शक संवत आपको 100% याद होना चाहिए। कितने परसेंट? 100%। ये एग्जाम में आता है। इस पे लिखा है शुरू तो 78 एडी या ईसवी। अब आप समझने लगे होंगे कि एडी क्या है। अभी जो है ईसवी चल रहा है, समझ गए बात को? एडी चल रहा है। किसने किया? तो आप बोलेंगे कनिष्क। कनिष्क कौन था? देखो मैंने लिख दिया है कुषाण शासक। कौन है कनिष्क? कुषाण शासक। अन्य नाम यदि आपको शक संवत ना मिले तो शालिवाहन जो है, शालिवाहन संवत जो है लिखा मिलेगा, तो उसको भी आप शक संवत समझेंगे। शेष देखो, रिमार्क के तौर पे मैंने कुछ स्पेशल फैक्ट्स भी तैयार कर दिए हैं कि भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को आधिकारिक कैलेंडर के तौर पे जो है इसको अपना लिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा, समझे?
इसका यदि पहला महीना मैं आपसे बोलूं तो पहला महीना चैत होता है। जैसे गाँव में अक्सर हम लोग चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ इसकी चर्चा करते हैं, वही बात हो रही है। अंतिम महीना फाल्गुन, तो ये भी लिख दिया मैंने, और कब से प्रारंभ होते हैं। पर मैं कहूंगा आप सिर्फ शक संवत में इस पॉइंट को याद रखें, शुरू कब हुआ, किसने करा, और विशेष रिमार्क, ये 3 बिंदु आप 2 मार्कर में लिख के आ जाएं। आपको यकीन माने पूरे नंबर देगा एग्जामिनर। और प्री में आए तो अब बता देना कि शक संवत कब से शुरू हुआ, तो ये तो बता दोगे कि नहीं बताओगे, किसने शुरू करा ये भी बता दोगे। अब देखो आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है तुमको, समझे बात को। तो इस आधार पर जो है हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, गुप्त संवत की बात करते हैं बच्चों। किसकी बात करते हैं? गुप्त संवत की। तो गुप्त संवत यदि आप देखते हैं तो 319 एडी में जो है गुप्त संवत शुरू हो रहा है। कब शुरू हो रहा है? 319 एडी में। 319 एडी में जब आप इसको देखेंगे तो ये पहले नंबर पर आपको देखने को मिल रहा है कि किसने शुरू करा, तो चंद्रगुप्त प्रथम। किसने शुरू करा? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य में मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर देखो यहाँ पर याद कराने के लिए, ताकि लिंक बना रहे, उसके लिए मैंने लिख दिया है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। देखो ये बात भी एक नोट्स में जब आप बनाते हो तो ये ध्यान रखना होता है कि अभी और पुराना दोनों के बीच में लिंक सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको पढ़ा रहा हूँ, पर ये गुप्त साम्राज्य अभी आपको लगभग 25-30 क्लास बाद जानने को मिलेगा। उसके तक दोनों को लिंक करके रखा है। ये बहुत बड़ी मेहनत लगती है इसके सबके पीछे। तो 319 एडी या ईस्वी में शुरू हो रहा है। किसने करा? चंद्रगुप्त प्रथम ने करा। चंद्रगुप्त प्रथम कौन है? गुप्त साम्राज्य का प्रथम संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक है, प्रथम नहीं, वास्तविक संस्थापक माना जाएगा। और जिसे एक तरीके से, या जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो बात आती है आपके हर्ष संवत की। किसकी बात आती है? हर्ष संवत। तो संवत शुरू कब हो रहा है? देखो 606 एडी में, ईस्वी में। कौन कर रहा है? हर्षवर्धन कर रहा है, ठीक है ना। हर्षवर्धन के बारे में बहुत अच्छी क्लास दूंगा मैं आपको, मजा आएगा इनके बारे में जान के आपको। और कन्नौज शासक हैं हर्ष। हर्ष कौन से शासक, कहाँ के शासक हैं? कन्नौज के। उसके बाद में हिजरी संवत की बात आती है। किसकी बात आती है? हिजरी संवत की बात आती है, ठीक है ना। हिजरी संवत की बात आती है। तो हिजरी संवत यदि मैं आपसे बोलूंगा तो आप बोलना 622 एडी या ईस्वी में शुरू हुआ। किसने? द्वितीय खलीफा उमर इसको जो है शुरू कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? द्वितीय खलीफा उमर। मुस्लिमों के जो है धर्मगुरु ये लोग रहते हैं, भगवान जैसे तुल्य समझा जाता है, आप लोग जो है समझते होंगे। विशेष तौर पे क्या हुआ देखिए, हजरत मोहम्मद साहब मक्का को छोड़कर मदीना जाने की स्मृति में इसको जो है शुरू करा गया था। मतलब हजरत मोहम्मद साहब जब मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं, जैसे हिंदुओं में तीर्थ स्थान होते हैं वैसे मुस्लिमों के ये तीर्थ स्थान है। तो इसके याद में, स्मृति में द्वितीय खलीफा उमर ने 622 ईस्वी से हिजरी संवत की शुरुआत करी। उसके बाद में एक जो और प्रश्न आपको अकबर के संबंधित या जो संवत देखने को मिलता है वो है इलाही संवत। कौन सा संवत? इलाही। शुरू कब हुआ देखिए? 1583 ईस्वी में जो है किसने शुरू कर रहा है? मुगल सम्राट अकबर कर रहा है। इसी बेसिस पे मैं आपकी तैयारी भी करवाऊंगा। मतलब ऐसे ही आपको जो है 7 मार्कर, 10 मार्कर ये सारे प्रश्न मिलने वाले हैं, और मैं बिल्कुल आपको जेन्युइन अपने आंसर्स जो है आपको दिखाऊंगा। उन आंसर्स को आपको पढ़ाया जाएगा, आपको याद करवाया जाएगा। कोई डाउट्स होंगे तो मैं खुद से क्लियर कर दूंगा। और फिर आप देखना एंड ऑफ द क्लासेस हिस्ट्री के भी एक ऐसे नोट्स आएंगे जो मार्केट से आपको ना तो मिल सकते हैं, बहुत समय लगेगा, और आपका पैसा और हो सकता है फ्यूचर भी इधर उधर हो जाए, क्योंकि ये जर्नी है जैसा कि मैंने आपको बोला। तो उम्मीद करता हूँ आप इस सेशन को लाइक कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और लाइक यदि आप कर रहे हैं तो कमेंट जरूर करके बताएं कि सर कैसा लगा हमें आपका वीडियो, हमें आपसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये भी आप अपना वर्णन कर दें साथ में। और यदि आपको पढ़ना है तो आप कोर्स बिल्कुल परचेज करें, फटाफट करें, क्योंकि क्लासेस जल्दी से जल्दी शुरू हो गई हैं। और आपके लिए सारी क्लासेस एप्लीकेशन में मिलेंगी। तो जब तक दूसरे सोचेंगे तब तक तुम सब्जेक्ट को पढ़ के अच्छे से बाहर आ जाओगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो भैया। अपने उन मित्रों तक मेरी क्लासेस को जरूर भेज दो जो वाकई में इस सब्जेक्ट को या अन्य सब्जेक्ट को ईमानदारी से पढ़ते हुए पास होना चाहते हैं। मैं कम समय में, कम कीमत पर जो है आपके लिए अच्छा प्रयास करूंगा, मैं इसका आपसे वादा करता हूँ। इसी को मैं बोलता हूँ कि मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा, और यकीन मानिए मार्गदर्शन ऐसा मिलेगा जिससे आप ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे। मैं मिलूंगा इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना।
जय हिंद और जय भारत मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सेशन को शेयर जरूर कर दें अपने उन मित्रों तक जिन्हें वाकई में आवश्यकता है, घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, या ऐसा लगता है कि हमने ऑनलाइन कोर्स मिला पर आज तक हमें एक अच्छे कंटेंट नहीं मिले। तो ये कंटेंट वाली क्लास है, ओरिजिनल कंटेंट वाली क्लास है और पास कराने वाली क्लास है। जय हिंद साथियों, ख्याल रखिएगा अपना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।